आपको ये बता दें कि खास क्या है। बात होगी राहुल तेजस्वी की बिहार यात्रा की। आज यात्रा मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंची है। दिखाएंगे आपको कि टैरिफ मामले में विदेश मंत्री ने क्यों कहा कि अमेरिका से पुट्टी नहीं है। बात होगी अहमदाबाद से फरीदाबाद तक सड़क पर खूनी खेल की। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक कैसे आफत आ पड़ी है। लेकिन सबसे पहले बात इंसानियत को दागदार करने वाली दो खबरों से। अहमदाबाद और गुजरात की दो ऐसी खबरें हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाएगा, इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। दोनों शहरों की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, लेकिन वहशीपन में कोई कमी नहीं। अहमदाबाद में 7 दरिंदों ने धारदार हथियार से बीच सड़क पर एक शख्स पर कई हमले किए। हमले पे हमले करते गए, सभी हैवानों की तरह उस शख्स को काटते रहे। राह चलते लोग बस देखते रहे। और जब इतने सारे लोग हाथों में हथियार लिए एक शख्स पर हमला करेंगे तो कई लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती। सड़क खून से लाल हो गई, लेकिन उनका प्रहार नहीं थमा। नितिन पटनी की सांसें बंद हो गईं, लेकिन उनके हथियार चलते रहे। दिल को दहला देने वाले हमले के बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 4 लोग फरार हैं। तस्वीरें धुंधली करनी पड़ रही हैं। इतनी भीषण ये तस्वीरें अहमदाबाद से जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें धुंधली करनी पड़ रही हैं। इतनी भीषण ये तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर एक शख्स पर धारदार हथियार से हमले पर हमले किए जा रहे हैं। लोगों की भीड़ है वहां, लेकिन इन 7 आरोपियों के हाथ में धारदार हथियार है तो कोई जाने की वहां पर हिम्मत नहीं कर पा रहा। उस शख्स ने दम तोड़ दिया। 3 गिरफ्तार हुए हैं, 4 अब भी फरार है। अतुल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये भीषण मंजर दिखा बीच सड़क पर, क्या खबर है, क्या जानकारी? बिल्कुल, जो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें नितिन पटनी जो कि 22 साल का युवक है, उसकी हत्या 7 जितने लोगों द्वारा मिलकर की जाती है। और इस प्रकार से पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है तो कल जब नितिन अपनी ऑफिस में गया था, जिसकी ऑफिस कागड़ापीठ पुलिस थाना क्षेत्र के इलाके में थी, और वहीं से 7 जितने लोगों ने उसका अपहरण किया था। अपहरण करके ये लोग उसे मेघानी नगर में ले गए, और मेघानी नगर में जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, बीच सड़क पर उसको लेटाकर, वो बीच सड़क पर गिरा हुआ दिख रहा है, और उसको घेरे हुए 7 जितने जो लोग हैं उस पर हमला कर रहे हैं। और हमला भी कैसा हमला किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। पहले तो उसे पीटा जाता है, उसके बाद धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। इसमें वो गंभीर तरह से चोटिल होता है, और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान जो 7 लोग हैं उसको धारदार हथियार से जब उसको उस पर हमला करते हैं, तब जो सड़क पर से आसपास में से गुजर रहे लोग होते हैं, किसी की ये तक हिम्मत नहीं होती है कि उन 7 लोगों को रोका जाए, और जो शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है, जिस पर धारदार हथियार से हमला किया जा रहा है, उसे बचाया जाए। लेकिन कोई बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इस दौरान जो 7 लोग हैं धारदार हथियार से हमला करके वहां से फरार तो हो जाते हैं, लेकिन उस जो शख्स घायल पड़ा है नितिन, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य जो आरोपी है सतीश, जो चाइना गैंग से जिसका जुड़ाव अभी तक सामने आया हुआ है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। 3 लोगों को, जिसमें उसका अपहरण खास करके रिक्शा में किया गया था, तो रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग जो अपहरण करता है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के जो 4 लोग, जिसमें मुख्य आरोपी सतीश है, उसकी अलग अलग 5 टीम बनाकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और और जल्दी पुलिस अतुल, का दावा उम्मीद है यही कि की आने जा रही है कि जल्द से जल्द इन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी अहमदाबाद में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी, जहां सारी हैवानियत की हदें पार हुई। फरीदाबाद में एक युवक पर लाठी डंडों की बौछार कर दी गई। 14 सेकंड का यह वीडियो करीब है, जिसमें 16 बार हमला किया गया। 4 लोग थे, हाथों में लाठी, डंडे, हथियार, और इस शख्स को इतनी बुरी तरह से पीटा कि यह शख्स अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हैरानी तो यह है कि यह मारपीट दोस्तों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की तलाश जारी है। यह वायरल वीडियो 19 अगस्त का बताया जा रहा है। ऊपर से किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है और उसके बाद ये वायरल हो। देखिए, पूरी बेसुध होकर ये शख्स यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और बाकी लोग डंडों से हमले कर रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है कि दोस्त दुश्मन बन गए?
देखिए, करीब ये 1 महीने पुरानी बात है जब इन दोस्तों के बीच मामूली सी किसी बात पे लेन देन में आपस में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। और उसके बाद 19 तारीख की शाम को जब एक दोस्त जो कि टी शर्ट पहने हुए जिसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जा रहा था जो पास में, चूंकि वो कॉलोनी का इलाका, ये डबुआ कॉलोनी है जो फरीदाबाद की, वहां का ये वीडियो है। और वो जा रहा था सलून, जो घर के पास जो सलून होते हैं वहां पे जा रहा था। वो इस गली के मोड़ पे पहुंचा और शायद वो पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसके ऊपर हमला कर दिया। कोई बातचीत नहीं, कोई किसी तरीके का झगड़ा नहीं, सीधे अटैक हो गया। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी दुश्मनी हो गई कि वो गिरा हुआ है और उसके बावजूद उसे डंडे से मारा जा रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि डंडा उसके सिर पे लगेगा, कहाँ लग रहा है। बेतहासा उसके ऊपर वार किया गया। और जब लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो आसपास सब लोग थे, बीच बचाव करके किसी तरीके से झगड़े को शांत कराना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर भी धमकाने की कोशिश की गई। जो लोग बीच बचाव करने आ रहे थे उनको धमका करके रोकने की कोशिश की गई और बुरी तरीके से एकदम अधमरा हालत में उसको कर दिया। और फिर वो जो सभी दोस्त थे वहां से जब मौके से गए, तब लोगों ने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया। फैमिली के लोग आते हैं और तुरंत पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसे काफी गंभीर चोटें लगी हैं। इलाज के लिए वो उसे भर्ती किया गया है। फिर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। जो और अब बस इंतजार यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और उनको उनके किए की सजा दी जा सके। शुक्रिया हिमांशु, जुड़ने के लिए आपका। अमेरिका के टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक बयान दिया। दिल्ली के एक कार्यक्रम में एस जयशंकर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से कोई कुट्टी नहीं है, जो आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि कुट्टी हो गई, दोस्ती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत जारी है, लेकिन देश हित और किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि देश हित, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, बाकी कोई कुट्टी वुट्टी नहीं है, बातचीत हमारी जारी। Negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. You say negotiations are still going on because we heard the team is not coming. No, look, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. And people do talk to each other. It's not like there's a kutti there. Frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. When it comes to the trade, the interests of farmers, when it comes to our strategic autonomy, when it comes to opposition to mediation, this government is very clear. Our positions are there. If anybody disagrees with us, please tell the people of India that you're not prepared to defend the interests of farmers. Please tell the people of India you don't value strategic autonomy. We do. We will do whatever we have to do to maintain it. वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान मखाना किसानों से खेत में जाकर मिलने पहुंचे। कटिहार में मखाना खेती करने वाले किसानों से उनकी मुलाकात हुई और यह उस वक्त की मुलाकात है जब हाईवे से उनकी यात्रा निकल रही थी। लेकिन अचानक वो देखते हैं कि रोड के साइड में मखाने की खेती हो रही है, वहां पर बहुत से किसान मौजूद हैं, तो गाड़ियों का काफिला रुकता है और राहुल गांधी वहां पर किसानों से मिलने पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मखाना किसानों से खेत में जाकर राहुल गांधी मिल रहे हैं। हालांकि बातचीत जरूर कर रहे होंगे कि कहां पर कैसे मखाना यहां पर उगाया जाता है, साथ ही ये भी पूछा होगा कैसे बेचा जाता है, कितना मुनाफा होता है, किस तरह की चुनौतियां होती हैं। देखिए, बिहार के 10 जिलों में मखाने की खेती होती है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार भी शामिल है और ये कटिहार की तस्वीरें थी। पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये वो इलाके हैं। अब देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। देश का 80% मखाना उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। अमेरिका, यूरोपियन देश, अरब देशों में निर्यात कहाँ से सबसे ज्यादा होता है? भारत में बिहार से होता है। राहुल गांधी मखाने के किसानों के साथ खुद जहां मखाने की खेती होती है कटिहार के इलाके में, वहां खेत में उतर रहे हैं। सामने आपको दिखाई देगा ये मखाना किसान है और असल में इस रास्ते में पूरा ये मखाना बेल्ट ही है
जहां पे मुकेश सहनी खुद लीड लेके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक-एक करके जो मखाना के मजदूर हैं या किसान हैं उनसे मिलवा रहे थे, लेकिन इसी रूट में उन्हें मखाने की खेती होते हुए दिखाई दी। अचानक से काफिला रोक लिया गया है और पहले सीधा मिलने के लिए जा रहे थे राहुल गांधी इन मखाने के किसानों से, लेकिन फिर वापस आए, अपना जो जीन्स है, जो कार्गो है, इसको फोल्ड करके और जूता उतार के वापस वो मिलने के लिए गए हैं। तस्वीरें अहम है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के दौरान इस तरह की अलग अलग तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। ग्राउंड जीरो से कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ जहां वोट बैंक से कनेक्ट हुआ जाए, दूसरा की जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको समझने की कोशिश भी नेता कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। तो उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर जहां राहुल गांधी खुद मखाना किसानों से इस वक्त बातचीत करके समझ रहे हैं खेती के इस पूरे तरीके को। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है और आज राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान मखाना किसानों से मिलने पहुंचे। वो तस्वीरें अभी आपने देखी, रिपोर्ट वहां से आपने देखी। कटिहार में मखाना खेती करने वाले किसानों से उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी आपने देखा। और उस दौरान लोगों की भीड़ देखिए कैसी थी, हाथों में झंडा लिए, कांग्रेस का झंडा, वीआईपी का भी झंडा है। शशि भूषण की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सीमांचल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आज से। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, जीप पे आपको राजद के नेता तेजस्वी यादव दिखाई देंगे, साथ में मुकेश सहनी और स्टीयरिंग व्हील के ठीक बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की ये यात्रा बिहार में 17 अगस्त को जब शुरू हुई, तब एक परसेप्शन बनाने की यात्रा भी शुरू हुई कि वोट के अधिकार की चोरी हो रही है। दिल्ली में पहले राहुल गांधी पीपीटी प्रेजेंटेशन वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, और उसके बाद इंडिया गठबंधन स्पष्ट कर देता है कि 17 तारीख से वो बिहार में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा निकालेगा। और अब सीमांचल का ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीमांचल वही जगह है जहां से राजद ने अपनी राजनीतिक जमीन को लंबे समय तक मजबूत रखा, लेकिन पिछले चुनाव में एमआईएम ने, यानी कि असद ओवैसी की पार्टी ने यहां पे सेंधमारी की, राजद के उस किले में सेंध लगाया। और इस बार वोटर अधिकार यात्रा की आप तस्वीरें देखिए, ग्राउंड जीरो पे कोशिश ये हो रही है इंडिया गठबंधन और खास तौर पे राजद की तरफ से कि मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में फिर से अपनी किलाबंदी की जाए। तो बिहार के चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटों पर सियासी जंग इस वक्त तेज है। 2 दिन पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने के विवाद ने तूल पकड़ा, सभी ने देखा यही वो तस्वीर है, तो सियासी हमला भी शुरू हो गया। हालांकि अगले दिन नीतीश कुमार ने यह कहकर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। उधर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे थे, जिसे लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। चुनावी साल में बिहार में जबरदस्त सियासी उबाल है, एक एक वोटों पर जंग छिड़ी है। वोटों की लड़ाई में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने खड़े हैं। इस सियासी जंग में अब महागठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों पर भी टिक गई है और इस लड़ाई में सीमांचल बेहद अहम कड़ी है। यही वजह है कि सीमांचल में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने से पहले राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे और इसके जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की। तो टोपी विवाद के बीच नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को साधते दिखे। पहले जो था बिहार में, कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया।
बिहार में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 17.4% है, यानी बिहार का मुस्लिम मतदाता भाग्य विधाता है। अभी तक मुस्लिम समाज का झुकाव 3 पार्टियों की तरफ रहा है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, उससे नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। यही वजह है कि टोपी विवाद ने बिहार में जबरदस्त तूल पकड़ा हुआ है। नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी ने इसको क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं क्या? ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था आज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। अब इस विवाद के बीच राहुल तेजस्वी की कोशिश है कि सीमांचल के जरिए पूरे बिहार के मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया जाए। ये इलाका महागठबंधन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ओवैसी के AIMIM की एंट्री के बाद बीते चुनाव में यहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा था। सीमांचल की कुल 24 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, जबकि आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं AIMIM ने 5 सीटें लाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन इस बार राहुल और तेजस्वी पहले ही मुस्लिम वोट को साथ लाने के लिए मैदान में डट गए हैं। लेकिन इस सियासी यात्रा के बीच बीजेपी और एनडीए के हमले भी तेज हो रहे हैं। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। शुक्रवार को इस साल 7वीं बार बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथ लिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों को जमकर घेरा। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद दोनों ओर से सियासी हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी राहुल तेजस्वी पर हमलावर है। वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इस साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पर मजबूर है। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी और डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। एक व्याकुल भारत आत्मा, वो आत्मा अपने बेटे को आप धृतराष्ट्र का नाम सुना है ना महाभारत में? ये लालू प्रसाद धृतराष्ट्र के रूप में व्याकुल है अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन ये सुयोधन, दुर्योधन
ही बनेंगे, फिर ये महाभारत ही करेंगे। महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र कभी अपने बेटे दुर्योधन को राजा नहीं बना पाया, क्योंकि उसकी नीतियां ही गलत थी, उसका सोच ही गलत थी। आज देश दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है और इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्री शुभांशु शुक्ला, इसरो प्रमुख वी नारायण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करते दिखे। उन्होंने कहा कि आज का दिन राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसे अनेक क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर कदम पर